हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार सैनी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सूर्य किरण पाठशाला में। दोस्तों, रीट 2025 के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो टॉपिक चल रहा था वह है लर्निंग। और लर्निंग में कुछ मैंने लर्निंग थ्योरी आपको कंप्लीट करवा दी। और आज जो थ्योरी लेके आए हैं उसका नाम क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, या जिसे बोला जाता है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। ठीक है, तो ध्यान देना, ये जो सिद्धांत है ये अधिगम में किस तरीके से हेल्पफुल है तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो थियरी है ये दी गई थी एक अमेरिकन मनोविज्ञानी जिनका नाम क्या है? बीएफ स्किनर। अब ध्यान देना दोस्तों, इस बीएफ का नाम बॉयफ्रेंड नहीं है। ये बीएफ स्किनर जो नेम है या इसका जो फुल नेम है वो क्या है? ब्रूनस फ्रेडरिक स्किनर। तो बीएफ स्किनर का फुल नेम क्या है? ब्रूनस फ्रेडरिक स्किनर है। ठीक है, ये जो थियरी दी गई थी ये कौन से सन में दी गई? 1938 में दी गई थी। और बीएफ स्किनर जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, इस थियरी के बारे में उन्होंने दो अपनी पुस्तकों में वर्णन किया इस थियरी के रिगार्डिंग। तो वो बुक्स हैं, उनका भी आपको नाम याद रखना है। बीएफ स्किनर की कौन कौन सी बुक्स हैं? फर्स्ट बुक है साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो ये दो बुक हैं दोस्तों, किसके द्वारा लिखी गई थी? बीएफ स्किनर के द्वारा। ये याद रख लेना, साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ये बुक दी गई थी, यानी कि मानव व्यवहार का विज्ञान। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? मानव व्यवहार का विज्ञान बोला जाता है। और ये क्या है? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म या द बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो कुल मिला के सजीव का, कोई भी सजीव का व्यवहार। ठीक है, तो क्या स्किनर क्या थे? व्यवहारवादी तो थे स्किनर। क्या हम व्यवहारवादियों के बारे में तो चर्चा कर रहे हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको क्लासिफाई करके सारा सब कुछ पढ़ाया था कि हम लर्निंग किस तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो आगे ध्यान देना दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं कि इन्होंने इस थियरी में किसके ऊपर प्रयोग किया, यह भी आपको याद रखना है। तो इस थियरी में इन्होंने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। प्रयोग किस पर किया? चूहे पर और कबूतर पर। ठीक है, चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था, ये याद रखना आपको। ठीक है, पूछ लेते हैं, ये कोई हार्ड नहीं है। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था ये थियरी देने के लिए, पहले एक्सपेरिमेंट किया, फिर जो आउटकम निकल के आए इस चूहे और कबूतर वाले एक्सपेरिमेंट से, तब उन्होंने ये कौन सा? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी। अब ध्यान देना, इस प्रयोग का आधार क्या है? आधार प्रभाव का नियम है। कौन सा नियम है? प्रभाव का नियम है। याद रखना, प्रभाव का नियम। जो थॉर्नडाइक के नियम थे मैंने बताए थे आपको। ठीक है, लर्निंग अधिगम के जो नियम होते हैं, तो वो नियम मैंने पहले जो फॉर्मर आपको वीडियो अपलोड किए हैं इस चैनल के ऊपर, तो मैंने डिटेल आपको वहां पे बता दिया था। तो थॉर्नडाइक का जो प्रभाव का नियम है, लॉ ऑफ इफेक्ट है, उसके ऊपर बेस्ड है ये ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी। ठीक है, अब इन्होंने, बीएफ स्किनर ने इस सिद्धांत के ऊपर, क्रिया प्रसूत के ऊपर, या जिसको बोले
कि ऑपरेंट रेस्पॉन्स के ऊपर बल दिया, ठीक है, ऑपरेंट रेस्पॉन्स के ऊपर बल दिया, क्रिया प्रसूत व्यवहार पर बल दिया। अब ध्यान देना दोस्तों, क्रिया प्रसूत व्यवहार क्या होता है ये आपको समझना है। यहां पे यहीं से अगर आप इसको समझ गए तो सारा सब कुछ आपको आ जाएगा यहीं पे ज्यादा मतलब, ठीक है, कि ये एग्जैक्टली ये जो सिद्धांत है या बीएफ स्किनर क्या बोलना चाहता है। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने बोला ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो बिहेवियर होता है उसके ऊपर इन्होंने फोर्स किया था। कैसे? क्रिया प्रसूत व्यवहार का मतलब क्या होता है? वह व्यवहार या क्रिया प्रसूत अनुक्रिया बोल दो यहाँ पे, क्रिया प्रसूत व्यवहार बोल दो या क्रिया प्रसूत अनुक्रिया पर बल दिया। अब क्रिया प्रसूत अनुक्रिया क्या होती है दोस्तों? वह अनुक्रिया जिसमें कोई ज्ञात उद्दीपक नहीं होता है, वह अनुक्रिया जिसमें कोई ज्ञात उद्दीपक नहीं होता है, वह व्यवहार या वह अनुक्रिया क्या कहलाती है? आपकी क्रिया प्रसूत अनुक्रिया कहलाती है। इसमें याद रखना, ज्ञात उद्दीपक नहीं होता। क्या नहीं होता? ज्ञात, कोई भी ज्ञात उद्दीपक नहीं होता। जैसे थॉर्नडाइक का नियम था, थॉर्नडाइक का नियम क्या था? एसआर सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत था ना थॉर्नडाइक का, लेकिन इन्होंने उसको रिवर्स कर दिया। किस तरीके से? आरएस में बदल दिया। पहले किसके ऊपर बल दिया? रेस्पॉन्स, मतलब अनुक्रिया पर, अनुक्रिया पर। तो इन्होंने ये बोला कि कोई भी क्रिया प्रसूत व्यवहार या अनुक्रिया क्या होती है? जो भी किसी ज्ञात उद्दीपक के ऊपर निर्भर नहीं करती है, अर्थात वह अनुक्रिया या वह व्यवहार जिसमें कोई ज्ञात उद्दीपक नहीं होता है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल या एग्जांपल से आप समझ सकते हो। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई अनुक्रिया कर रहा है, अगर वो अनुक्रिया उसकी क्या है? पॉजिटिव हो गई, तो उसको क्या परिणाम, क्या उसके सकारात्मक प्राप्त हुए। और परिणाम अगर सकारात्मक प्राप्त हुए, परिणाम का मतलब है उसको पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट, या फिर बोल सकते पुनर्बलित उद्दीपक बाद में मिलता है उसको, तो वो जो पुनर्बलन मिल रहा है उसको अनुक्रिया के पश्चात, वो अगर सकारात्मक है तो वो व्यवहार क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। वो व्यक्ति उस व्यवहार को बार बार दोहराएगा, वह व्यक्ति उस व्यवहार को बार बार दोहराएगा। तो यही व्यवहार क्या कहलाता है? क्रिया प्रसूत व्यवहार कहलाता है। पहले पता नहीं होता है, कोई भी व्यवहार कोई भी व्यक्ति कोई व्यवहार करता है बिना उद्दीपक के, और उस व्यवहार के कारण से उसको सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। क्या परिणाम प्राप्त हो रहे? सकारात्मक। तो वह व्यक्ति क्या करेगा? उस व्यवहार को बार बार दोहराएगा, बार बार दोहराएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? व्यवहार और परिणाम संबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उससे व्यवहार और परिणाम संबंध जुड़ जाएगा। ऐसे ही आप नकारात्मक सोच लो, कोई व्यक्ति कोई अनुक्रिया कर रहा है और अनुक्रिया के पश्चात अगर उसको परिणाम क्या नकारात्मक प्राप्त हो रहे हैं, तो वह व्यवहार को क्या कर देगा? कम कर देगा, अर्थात वह व्यवहार वापस दोहराएगा नहीं, ठीक है, इस तरीके से। तो थॉर्नडाइक ने यही बोला, कोई व्यक्ति जो क्रिया करता है, तो क्रिया और परिणामों में जो अनुबंध बनता है वो किसके कारण से बनता है? कि अनुक्रिया परिणाम संबंध के कारण से बनता है। वो अनुबंधन कैसे बनता है? यानी कि बार बार, अनुबंधन का मतलब क्या होता है? बार बार दोहराए, ठीक है, उसी क्रिया को जनरलाइज करके वो दोहरा दे बाद में भी, तो वो किस तरीके से हो। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा क्रिया प्रसूत व्यवहार या अनुक्रिया क्या होती है। इसके ऊपर बल दिया उन्होंने कि वह अनुक्रिया जिसमें कोई ज्ञात उद्दीपक नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल और ले लो आप, जैसे कोई छोटा बच्चा है आपके घर में, अब वो हरकतें करता रहता है एमलेस, मतलब बिना उद्दीपक के ही, छोटा बच्चा है, बहुत सारी अनुक्रिया करता रहता है। मान लो कोई ऐसी अनुक्रिया है जो सोशली अच्छी है या फिर उसकी ग्रोथ के लिए अच्छी है, और उसने वो अनुक्रिया कर दी। मान लो कोई बच्चा है और उसकी आवाज अच्छी है, बाकी तो बहुत सारी हरकतें करता रहता है इधर उधर की,
और उसने एक अच्छा सा गाना गा दिया आपके सामने, सिंगिंग कर दी, तो आप क्या करोगे? चॉकलेट उठा के उसको दे दिया। अब क्या हुआ, उसने जो अनुक्रिया की, अनुक्रिया के बाद में उसको परिणाम प्राप्त हुआ, क्या? जो पुनर्बलन प्राप्त हुआ वो सकारात्मक प्राप्त हो गया। तो वो क्या करेगा? बार बार उस अनुक्रिया को करेगा, वो गाना गाएगा आपके सामने ताकि उसको चॉकलेट मिल जाए। अब बताओ, वहां पे जो अनुक्रिया है वो परिणाम के साथ उसका क्या हो जाएगा? आ जाएगा, संबंध हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। इसी संबंध को बोला जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग, या जिसे क्रिया प्रसूत संबंध बोला जाता है। समझ में आ गया होगा? ये भी आपको समझ में आ गया कि ये जो अधिगम सिद्धांत है, ये प्रभाव, थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम के ऊपर आधारित है। यह सिद्धांत अनुक्रिया तथा उसके बाद होने वाले परिणामों के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, परिणामों के ऊपर निर्भर करती है, अर्थात परिणाम महत्वपूर्ण होते हैं, परिणाम क्या होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, जैसे ही कोई अनुक्रिया कर रहा है, ठीक है, कोई लर्नर अधिगम करता और उसके बाद में उसको सकारात्मक परिणाम या नकारात्मक जो भी परिणाम, यानी परिणाम का जो है अनुक्रिया के पश्चात जो परिणाम प्राप्त होंगे, चाहे सकारात्मक है या नकारात्मक है, उनके ऊपर उसका क्रिया प्रसूत व्यवहार निर्भर करता है कि सकारात्मक होगा कि नकारात्मक होगा, किस तरीके से होगा, कि उसका अनुबंध हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो कुल मिलाकर अनुक्रिया के पश्चात होने वाले परिणाम भी महत्वपूर्ण होते हैं इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ये 3 पॉइंट मेजर हैं, ध्यान देना। इस सिद्धांत का आधार क्या है? प्रभाव का नियम भी है, यह क्रिया प्रसूत व्यवहार पर बल देता है और अनुक्रिया के पश्चात होने वाले परिणामों के ऊपर भी बल देता है। आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैंने समझा दिया। आई होप आप लोगों को ये समझ में भी आ गया होगा, कोई हार्ड है नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट इसी के अंदर क्या क्या और है मैंने बता दिया आपको, उसके बारे में चर्चा करते हैं। कि मैंने आपको ये बताया कि ये जो क्रिया प्रसूत है प्रभाव के नियम के ऊपर बल देता है या उसके ऊपर आधारित होता है, थॉर्नडाइक का जो प्रभाव का नियम है, और ये क्रिया प्रसूत व्यवहार या अनुक्रिया पर बल देता है। तीसरा, अनुक्रियाओं के पश्चात, अनुक्रिया के पश्चात जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं इसके अंदर। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको थोड़ा ये भी समझ लो कि इस क्रिया प्रसूत व्यवहार में होता क्या एग्जैक्टली, चरण क्या होते हैं। इस क्रिया प्रसूत व्यवहार में चरण क्या होते हैं ये भी आपको समझना जरूरी है। कि पहले उत्तेजना होती है, एक्साइटमेंट विदाउट नोइंग एनीथिंग, मतलब कोई ऐसा उद्दीपक नहीं होता, ज्ञात उद्दीपक नहीं होता। ठीक है, जो ज्ञात उद्दीपक का मतलब क्या होता है, जैसे भोजन को देखा और भोजन क्या खाने की इच्छा होगी, तो भोजन क्या ज्ञात उद्दीपक हो गया, उसके अनुसार अनुक्रिया होगी। तो ये ज्ञात उद्दीपक की और ज्ञात अनुक्रिया हो रही है, तो वो एक अलग प्रोसेस है जो कि थॉर्नडाइक ने दिया था। वो किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। यहां क्या हो रही है, इसमें यह बोला जा रहा है कि क्रिया प्रसूत अनुक्रिया होती है जिसमें कोई ज्ञात उद्दीपक नहीं होता है, लेकिन क्रिया करने के लिए उत्तेजना होना जरूरी है। तो पहला स्टेप क्या, उत्तेजना होगी, फिर अनुक्रिया या क्रियाएं, और तीसरा सुदृढ़ीकरण। ठीक है, बोल सकते हैं पहले किसी भी व्यक्ति को कोई एक्साइटमेंट हो गया जैसे, ठीक है, ऐसे ही एक्साइटमेंट है, तो एक्साइटमेंट का मतलब है क्रिया करने के लिए, कोई भी क्रिया। अब वो क्या ज्ञात उद्दीपक के तहत नहीं है, अनुक्रिया करेगा। अगर वो अनुक्रिया
अच्छी है और उसको सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, सुदृढ़ीकरण हो जाएगा। मतलब वो क्रिया बार बार होगी। सुदृढ़ीकरण कब होता है, ध्यान देना, पुनर्बलन के द्वारा। पुनर्बलन के द्वारा अगर उसको सकारात्मक पुनर्बलन मिल रहा है वहां पे, या सकारात्मक जो उद्दीपक है, जो अंतिम में मिलने वाला उद्दीपक वो सकारात्मक है, तो अनुक्रिया बार बार होगी। ठीक है, अगर नकारात्मक है तो वह अनुक्रिया नहीं होगी। तो कुल मिला के क्रिया प्रसूत में ये 3 चरण होते, उत्तेजना, अनुक्रिया और सुदृढ़ीकरण। स्ट्रेंथनिंग होता है लास्ट में। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं दोस्तों कि जो व्यवहार या जिसको बोला जाता है अनुक्रिया सामान्यीकरण पर बल दिया इन्होंने। नेक्स्ट है अनुक्रिया सामान्य पर बल दिया। बल का मतलब महत्वपूर्ण माना इस सिद्धांत में स्किनर ने अनुक्रिया सामान्यीकरण, रेस्पॉन्स जनरलाइजेशन बोला जाता है। फोर्स्ड ऑन रेस्पॉन्स जनरलाइजेशन। अब ध्यान देना दोस्तों, किस तरीके से होती है अनुक्रिया का सामान्यीकरण। जैसे बहुत सारी अनुक्रिया कर रहा है, अब एक एग्जांपल की तौर पे दे रहा हूं। कोई बच्चा है आपका ही मतलब आसपास सोसाइटी में आपने कोई एक ऐसा बच्चा देखा कि वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें कुछ अच्छी और बुरी हैं, सोसाइटी के अनुसार या अपने सामाजिक जीवन के अनुसार अच्छाइयां और बुराइयां दोनों हैं। मान लो वो सोसाइटी में अपने ही दोस्तों से कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा है, बातचीत करने में कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा है। प्रयोग करने आपने उसको सुना, सुनने के बाद में उसको पकड़ा और 2-4 चिपका दिए उसको। अब 2-4 आपने उसको चिपका दिए, तो चिपकाने का मतलब क्या है, उन्होंने वो अनुक्रिया की, अनुक्रिया के बाद में तुरंत आपने क्या उसका परिणाम क्या दे दिया उसको, नकारात्मक, नकारात्मक दे दिया। ठीक है, अब उस अनुक्रिया का क्या नहीं होगा, सामान्यीकरण नहीं होगा, वो वहीं रुक जाएगी, वो बार बार उसको नहीं करेगा। उस अनुक्रिया का क्या जनरलाइजेशन नहीं होता। वैसे ही अगर कोई बच्चा है आपके सामने और एक अच्छा सा गाना गा दिया, ठीक है, बहारो फूल बरसाओ कोई भी एक अच्छा गाना गा दिया उसने, या कोई भी एक अच्छा मान लो बहुत प्यारा सा गाना आपके सामने गा दिया और वो आपकी दिल की तमन्ना थी सुनने की, तो आपने क्या उसको चॉकलेट दे दी। अब चॉकलेट दे दी तो क्या होगा, उसकी वो अनुक्रिया क्या जनरलाइज हो जाएगी, वो बार बार करेगा उसको। जनरलाइजेशन का मतलब एक स्थायित्व की ओर लेकर जाना उस अनुक्रिया को। ठीक है, वो जनरली वो वैसे फिर करने लग जाए, एक आदत के रूप में आ जाए वो, उसी को बोला जाता है अनुक्रिया जनरलाइजेशन। तो इन्होंने स्किनर ने भी क्या किया, अनुक्रिया जनरलाइजेशन के ऊपर बल दिया। अधिगम में अगर कोई व्यक्ति सीखना चाहता है तो अनुक्रिया का क्या होना चाहिए, जनरलाइजेशन होना चाहिए, अनुक्रिया का सामान्यीकरण होना चाहिए। अब देखो कैसे, फर्स्ट स्टेप इसमें होता है रिक्वायर्ड रेस्पॉन्स, जिसे वांछित अनुक्रिया बोला जाता है। फिर नेक्स्ट वन है रेनफोर्समेंट, जिसे पुनर्बलन कहा जाता है। थर्ड है रिपीटिशन, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति एंड लास्ट वन है कंडीशनिंग, अनुबंधन। ठीक है, तो ये चार कोई भी अनुक्रिया सामान्यीकरण का जो प्रक्रिया है या जिसको रेस्पॉन्स जनरलाइजेशन कहा जाता है, वो इन 4 चरणों से गुजरती है। ठीक है,
पहला चरण क्या है, वांछित अनुक्रिया करता है। मान लो मैंने बताया ना, कोई बच्चा वांछित, आप समाज के अनुसार या फिर जैसा रिक्वायर्ड है अनुक्रिया, मान लो कुछ सीख रहा है, अधिगम के लिए जो रिक्वायर्ड अनुक्रिया है, रिक्वायर्ड का मतलब आवश्यक अनुक्रिया है, ठीक है, वैसी अगर अनुक्रिया करता है बच्चा तो उसको क्या दे दिया जाता है, पुनर्बलन। अब पुनर्बलन में आप कोई चॉकलेट दे दोगे, ठीक है, या फिर उसको शाबाशी दे दोगे, या कई प्रकार की, ठीक है, जो भी है, वांछित अनुक्रिया की पुनर्बलन दिया, पुनर्बलन देते ही उस अनुक्रिया की बार बार पुनरावृत्ति करेगा वो, ताकि वो वैसा का वैसा पुनर्बलन प्राप्त कर सके। और वो बार बार पुनरावृत्ति करेगा, उसके बाद में क्या होगा, उसका अनुबंधन हो जाएगा, कंडीशनिंग हो जाएगी। अनुबंधन का मतलब स्थायीकरण, वो आदत में आ जाएगी वो चीजें, ठीक है। हालांकि अनुबंधन के बारे में मैंने बता दिया था, पहले भी बताया था कि कोई अनुबंधन होता क्या है, मैंने पावलोव वाली थ्योरी के अंदर बताया था डिटेल इसके बारे में कि जो कंडीशनिंग क्या होती है। कोई भी स्वाभाविक उद्दीपक के साथ स्वाभाविक अनुक्रिया होती है, ये तो जनरल संबंध हो गया, लेकिन कोई स्वाभाविक उद्दीपक के समान स्वाभाविक उद्दीपक के साथ भी वैसी की वैसी अनुक्रिया होने लग जाए जो कि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ हो रही है, वो जो बॉन्डिंग है वो कहलाती है आपकी कंडीशनिंग, अनुबंधन, ठीक है। अब ये कंडीशनिंग ध्यान देना, मैंने पहले भी आप लोगों को इस तरीके से समझाया था कि कंडीशनिंग एग्जैक्टली होती क्या है। कंडीशनिंग वो होती है दोस्तों, एक एग्जांपल से वापस आपको थोड़ा सा हल्का सा समझा देता हूं कि जैसे एक एग्जांपल है, फॉर्मली आप समझना, कोई बच्चा है आपके घर में, और आपके घर में बच्चा है, आप एक गाना चला देना उसमें, ठीक है, कोई भी गाना, मतलब आपके मोबाइल में चलाना, जैसे कोई अच्छा सा गाना जो भी है आपके, कौन सा गाना आप लोगों को पसंद है, वही है राजस्थानी, जैसे घूमर चला देना। अब घूमर आपने राजस्थानी गाना चलाया, और चलाने के बाद में उस बच्चे को बुलाया, पहले गाना चलाया, बच्चे को बुलाया आपने, ठीक है। अब बच्चे को बुलाया, बुलाने के बाद में उस बच्चे को आपने क्या किया, लाड प्यार किया, लाड प्यार किया अच्छे से, ठीक है, वो गाना चलाया, उसको लाड प्यार किया, ठीक है। अब दूसरे दिन भी आपने पहले गाना चलाया और बच्चे को लाड प्यार किया, तीसरे दिन भी आपने ऐसे ही किया, गाना चलाया, बच्चे को लाड प्यार किया, इस तरीके से धीरे धीरे धीरे। अब जो स्नेह वाली बॉन्डिंग है आप लोगों की जिस तरीके से, तो एक स्टेज ऐसी आएगी, जो ही आप गाना चलाओगे, आप चाहे लाड प्यार नहीं करोगे, लाड प्यार के दौरान जो बच्चा रेस्पॉन्ड करता है वो अनुक्रिया गाना चलाते ही वो शुरू कर देगा। अब ये जो है सीधा जो संबंध हो गया कि गाने का और बच्चे का, जब आप लाड प्यार करते हो वो कैसे रेस्पॉन्ड करता है वो अनुक्रिया का, वो सीधा ही उससे संबंध हो गया, वो क्या होगी, कंडीशनिंग होगी, ठीक है। इस तरीके से कंडीशनिंग होती है। तो अनुक्रिया सामान्यीकरण पर इन्होंने बल दिया, कोई भी वांछित अनुक्रिया होगी पुनर्बलन दिया जाएगा। एक बात का और ध्यान देना कि बीएफ स्किनर ने पुनर्बलन के ऊपर बल दिया था भाई, अधिगम में पुनर्बलन का बहुत महत्व है, और इन्होंने स्पेशली पुनर्बलन अनुसूची शब्द काम में लिया था, पुनर्बलन अनुसूची, क्या काम में ली, पुनर्बलन अनुसूची शब्द काम में लिया था, पुनर्बलन काम में नहीं लिया उन्होंने, शब्द कौन सा काम में लिया था, पुनर्बलन अनुसूची काम में लिया था, ठीक है। इन्होंने ये भी कहा कि अनुक्रिया सामान्यीकरण में सबसे ज्यादा जो, जैसे मैं पुनर्बलन के आगे चर्चा करूंगा आपको कि पुनर्बलन एक तो होता है सतत पुनर्बलन होता है, एक होता है आंशिक पुनर्बलन होता है, एक तो कंटिन्यूअस होता है, एक बीच बीच में दिया जाता है। तो स्पेशली जो बल दिया था किसके अंदर, अनुक्रिया सामान्यीकरण के अंदर, वो दिया था आंशिक पुनर्बलन के ऊपर, इसके ऊपर बल दिया बीएफ स्किनर ने, आंशिक पुनर्बलन के ऊपर, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट होता है आंशिक, या पार्शियल रेनफोर्समेंट होता है, आंशिक जो पुनर्बलन होता है उसको फोर्स किया। इन्होंने बोला आंशिक पुनर्बलन जो कि
अनुक्रिया सामान्यीकरण के अंदर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये जो अनुक्रिया है वो जनरलाइज करने में इंपॉर्टेंट होता है, इसके ऊपर ज्यादा बल दिया। हालांकि पुनर्बलन शब्द कॉमन है, फिर भी कौन सा, आंशिक पुनर्बलन पर बल दिया था, इसको महत्वपूर्ण माना था पुनर्बलन को। ये पुनर्बलन क्या है, इस बीएफ स्किनर वाली जो थियरी है जिसको क्रिया प्रसूत का सिद्धांत बोला जाता है, इसकी केंद्रीय अवधारणा भी है। ये क्या है, केंद्रीय अवधारणा भी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो देखो कितना, फर्स्ट स्टेप रिक्वायर्ड रेस्पॉन्स, सेकंड पुनर्बलन। पुनर्बलन में भी कौन सा पुनर्बलन को माना, पुनर्बलन अनुसूची शब्द दिया है इन्होंने, और आंशिक पुनर्बलन को इन्होंने ज्यादा सार्थक माना है इसके लिए, और पुनर्बलन ही इसकी क्या है, केंद्रीय अवधारणा है। अब इन्होंने क्या, पुनर्बलन सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है, दोनों को माना है इन्होंने। सकारात्मक को भी, अगर वांछित है, वांछित अनुक्रिया है तो सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। ठीक है, उस व्यवहार के लिए प्रशंसा, चॉकलेट, कुछ भी पुरस्कार, पैसे, जो भी है आप उसको दे पाओ, लाड प्यार जो कुछ भी है, सकारात्मक पुनर्बलन उस अनुक्रिया के लिए देना चाहिए। अगर व्यवहार वांछित नहीं है, वांछित का मतलब आवश्यक अनुक्रिया नहीं है, सॉरी व्यवहार की बात या अनुक्रिया मान लो, वांछित है सकारात्मक, अवांछित अनुक्रिया है नकारात्मक। नकारात्मक में क्या है, आलोचना करना, मतलब इस प्रकार से आलोचना करना, ये भी क्या है, एक तरीके से नकारात्मक पुनर्बलन है। दंड के को भी इन्होंने माना है, दंड इन्होंने दंड को भी अपनाया। पनिशमेंट, जो पनिशमेंट होता है ना, उसको भी अपनाया। अगर कोई व्यक्ति नकारात्मक अनुक्रिया करता है तो उसको पनिश भी किया जाना चाहिए, तो पनिशमेंट को भी इन्होंने अपनाया, किसमें, रेस्पॉन्स जनरलाइजेशन के अंदर। तो ऐसे आप मत समझ लेना, सकारात्मक पुनर्बलन को भी अपनाया, नकारात्मक को भी अपनाया, दंड की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना। ठीक है, जनरलाइजेशन के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं रिपीटेशन। तो एक बार पुनर्बलन अगर सकारात्मक है तो बार बार पुनरावृत्ति होगी, और नकारात्मक पुनर्बलन यही मिल जाएगा तो ये रिपीटेशन नहीं होगा। ठीक है, और रिपीटेशन हो रहा है उस अनुक्रिया का, तो अंत में क्या, कंडीशनिंग हो जाएगी, अनुबंधन हो जाएगा और अधिगम हो जाएगा। समझ में आ गया ना, अधिगम हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, आगे और बढ़ते हैं दोस्तों। ध्यान देना दोस्तों, नेक्स्ट इसी में बीएफ स्किनर ने श्रृंखलन पर बल दिया, अर्थात चेनिंग पे। ठीक है, बताया ना, अनुक्रिया अगर रिक्वायर्ड है तो किस तरीके से उसको जनरलाइज किया जाए, किस चेन के थ्रू उसको जनरलाइज किया जाए, तो चेनिंग के ऊपर भी बल दिया, अनुक्रिया चेनिंग के ऊपर इन्होंने बल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है वंचन के ऊपर बल दिया। वंचन का मतलब क्या होता है, वंचन ध्यान देना, वंचन शब्द सामने आया है कि कोई भी अधिगम करता, कोई अनुक्रिया कर रहा है, मान लो, जब तक वांछित अनुक्रिया नहीं होती है तब तक पुनर्बलन को रोके रखना। वांछित अनुक्रिया नहीं होने तक पुनर्बलन को रोके रखना। ये क्या कहलाता है, वंचन कहलाता है। ठीक है, शेपिंग के ऊपर इन्होंने बल दिया। देखिए दोस्तों, वंचन पर बल दिया बीएफ स्किनर ने। वंचन का मतलब क्या होता है, रोके रखना, मतलब पुनर्बलन को रोके रखना, वांछित अनुक्रिया नहीं होने तक पुनर्बलन को रोके रखना। अब देखिए आगे, शेपिंग, आकृतिकरण, रूप निर्धारण या क्रमिक सन्निकट,
पर बल दिया। इनका मतलब एक ही है। शेपिंग का मतलब क्या होता है, व्यवहार को, या आप बोल सकते हैं रिक्वायर्ड जो बिहेवियर है उसको, उसका शेपिंग करना। ठीक है, उसका शेपिंग करना। अब शेपिंग किस तरीके से, मैंने बता दिया ना कि वो जो क्रिया प्रसूत अनुक्रिया है उसको जनरलाइज करना, वो ही एक ही बात है। उसको जनरलाइज करने का मतलब क्या है, व्यवहार को शेपिंग देना। जो वांछित व्यवहार है, जो रिक्वायर्ड बिहेवियर है, उसको शेपिंग देना या उसको आकृति प्रदान करना या उसका रूप निर्धारण करना, या ठीक है इस तरीके से, जिसको क्रमिक सन्निकट भी कहा जाता है, इसके ऊपर बल दिया है। तो ये आपके सामने है बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। इन्होंने क्या किया, जो थॉर्नडाइक वाला जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत था, उसमें उद्दीपक के ऊपर थॉर्नडाइक ने मतलब बल दिया था। इन्होंने बल दिया है क्रिया प्रसूत अनुक्रिया के ऊपर बल दिया है। और क्रिया प्रसूत अनुक्रिया क्या है, मैंने डिटेल आपको बता दिया पहले भी, कि वह अनुक्रिया जिसमें कोई ज्ञात उद्दीपक नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई वांछित अनुक्रिया हो जाती है और उसका रेनफोर्समेंट या पुनर्बलन क्या सकारात्मक है, तो वो क्रिया क्या होगी, वह क्रिया बार बार उस क्रिया की पुनरावृत्ति होगी। और क्रिया की पुनरावृत्ति जब होती है तो क्या हो जाता है, अंततः अनुबंधन हो जाता है, कंडीशनिंग हो जाती है, और अर्थात जो व्यवहार है वो स्थायी हो जाता है। और व्यवहार में स्थायी परिवर्तन या वांछित जो परिवर्तन है उसे ही क्या कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसकी अधिगम में या शिक्षा में क्या उपयोगिता है। क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है, अधिगम में इसकी उपयोगिता किस तरीके से, उसके बारे में चर्चा करते हैं, और इसकी कमी क्या है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है बीएफ स्किनर का, इसकी शिक्षा में क्या उपयोगिता है। तो आप लोगों को ये सिद्धांत समझ में आ गया होगा, तो आप है ना इसका आइडिया आराम से लगा सकते हो कि ये किस प्रकार से टीचर और लर्नर के लिए हेल्पफुल हो सकता है इन टीचिंग और लर्निंग। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो शिक्षा में उपयोगिता में फर्स्ट जो मैंने लिखा है शब्द भंडार को बढ़ाने में, जो वोकैबुलरी जो सेक्शन है या जो शब्द भंडार है बच्चों का, इस क्रिया प्रसूत के सिद्धांत के आधार पर वो शब्द भंडार बढ़ाया जाता है। कैसे, अगर कोई बच्चा है बार बार अनुक्रिया, कोई अनुक्रिया का मतलब कोई अनुक्रिया करेगा, बार बार अनुक्रिया ही करेगा बिना उद्दीपक, ज्ञात उद्दीपक को जाने, तो वो अनुक्रिया करेगा। इसका मतलब बहुत सारी अनुक्रियाएं होंगी, अलग अलग प्रकार के शब्द। अगर भाषा में अगर उसकी अनुक्रिया है, लैंग्वेज में उसकी मल्टीपल रेस्पॉन्सेज हैं, तो वो क्या डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स उसके सामने आएंगे, तो वो धीरे धीरे क्या उसके शब्द भंडार बढ़ते जाएंगे। अब शब्द भंडार कैसे, वैसे भी होगा कि रिक्वायर्ड, जैसे कोई वोकैबुलरी है, शब्द है, उसका मतलब जो रिक्वायर्ड है सिचुएशनली, वहां पे अगर वो शब्द बच्चा बोलता है और उसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिलता है, और पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के बाद में अगर उस शब्द की रिपीटेशन होती है, बार बार रिपीटेशन करेगा, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिल रहा है, तो फिर उसमें क्या कंडीशनिंग भी हो जाएगी, और वो जो शब्द ज्ञान है वो स्थायी हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है, तो शब्द भंडार को बढ़ाने में क्रिया प्रसूत काम में आता है। सेकंड, अगर बात करें आत्मविश्वास को बढ़ाने में व चिंता दूर करने में। अब देखिए दोस्तों, ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है इसको डेवलप करता है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। किस तरीके से, अगर कोई अनुक्रिया करता है, कोई व्यक्ति अनुक्रिया करता है और अनुक्रिया के पश्चात उसको क्या सकारात्मक पुनर्बलन मिल जाता है, और सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा तो वह क्रिया बार बार करेगा। वो क्यों करेगा, जो दर पहले थी क्रिया को करने की, उस दर में भी क्या गति आ जाती है। वो जो बोल सकते हैं जो पुनर्बलित जो अनुक्रिया है वो क्या एक्टिव हो जाती है, तो बार बार वो तेजी से वो क्रिया करेगा और अंत में कंडीशनिंग हो जाएगी। इसका मतलब कुल मिला के वो अनुक्रिया तेज क्यों होती है, क्योंकि उसके आत्मविश्वास में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। उसके आत्मविश्वास में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। तो ये सिद्धांत आत्मविश्वास को बढ़ाने में हेल्पफुल है,
और चिंता को दूर करने में हेल्पफुल है, क्योंकि जहां सकारात्मक पुनर्बलन मिल जाता है वहां एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह ये भी दूर होता है, चिंता जो भी टेंशन है वो भी हेल्पफुल है इसमें। थर्ड की बात करें तो निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण में भी सहायक है। निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण में भी सहायक है। अब देखिए दोस्तों, कोई बच्चा है, अब टीचर चाहता है कि वो रिक्वायर्ड अनुक्रिया करे, लेकिन वो बार बार अगर मान लो इस प्रकार वांछित अनुक्रिया नहीं कर रहा है, तो उस टीचर को पता चल जाता है कि इसकी कौन सी मतलब किस भाग में इसकी कमी है। ठीक है, ये टीचर को एग्जैक्टली स्टूडेंट के बारे में पता चल जाता है। तो ध्यान देना, कमी का पता लगना या कमी का पता लगाना, अधिगम में कमी का पता लगाना, वो क्या कहलाता है? निदान कहलाता है, डायग्नोसिस कहलाता है। ठीक है, डायग्नोसिस का मतलब क्या? टू नो द लैकनेस या जो भी है, या टू नो द फॉल्ट। ठीक है, जो कमी है उसको जानना ही निदान कहलाता है। तो आसानी से पता चल जाता है टीचर को लर्नर के बारे में। अगर वो वांछित व्यवहार कर रहा है तो ठीक है, अगर वो वांछित व्यवहार बोल दो या अनुक्रिया बोल दो, एक ही बात है। मैंने बोला ये क्या है? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है, और इसमें क्रियाएं होंगी, अनुक्रियाएं होंगी, और अनुक्रिया अगर वांछित है तो अच्छी बात है। अगर वांछित अनुक्रिया नहीं है तो टीचर को पता चल जाता है कि कौन से हिस्से में इसकी कमी है, तो वो निदान हो गया, और उसका आराम से वो रेमेडियल टीचिंग या उपचार कर सकता है, उसमें जो कमी है उसको दूर कर सकता है टीचर। तो निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण में भी ये सिद्धांत क्या है? सहायक साबित होता है। तो याद रखना इसके बारे में। उपचार का मतलब क्योर करना, उस कमी को दूर करना। यहां कमी का पता लगाना निदान कहलाता है, और कमी को दूर करना उपचार कहलाता है। डायग्नोसिस ये क्या है? ट्रीटमेंट या क्योर बोलते हैं जिसे। फोर्थ की बात करिए, अब हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ये बोला जाता है ये जो सिद्धांत है क्रिया प्रसूत का, जो बीएफ स्किनर का जो सिद्धांत है, ये अभिकर्मित अनुदेशन में सहायक होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए अभिकर्मित अनुदेशन होता क्या है एग्जैक्टली, प्रोग्राम लर्निंग क्या होती है। ध्यान देना दोस्तों, ये प्रोग्राम लर्निंग होती है जिसको स्व अधिगम भी बोला जाता है, स्व अधिगम भी बोला जाता है, सेल्फ लर्निंग भी बोला जाता है। जैसे प्रोग्राम लर्निंग का मतलब, जैसे ऑनलाइन लर्निंग की बात करें, जैसे आप लोग कोई वेबसाइट के माध्यम से पढ़ रहे हो या ऑनलाइन कोई टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, तो जो भी इंटरनेट के माध्यम से आप लर्निंग करते हो, या कोई विकिपीडिया या कोई प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के द्वारा आप लर्निंग करते हो, दैट इज प्रोग्राम लर्निंग, वो प्रोग्राम लर्निंग ही कहलाती है। और वो प्रोग्राम लर्निंग जो बेस्ड होती है वो कौन से सिद्धांत के ऊपर होती है? क्रिया प्रसूत के सिद्धांत के ऊपर ही आधारित होती है दोस्तों। क्योंकि उसमें क्या होगा, आप टेस्ट देते हो, ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हो, आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हो, जो भी देते हो, जैसे रीट का दे रहे होंगे, ठीक है, तो रीट का जो टेस्ट है मान लो, तो पहला क्वेश्चन आया आपके पास में, और आपने क्या एक ऑप्शन चूज कर दिया। अब वो स्लाइड जाने के तुरंत बाद में दूसरी जो स्लाइड आती है वो आंसर वाली आ गई मान, तो आपका पहला क्या है, आपने जो क्रिया की उसका क्या पुनर्बलन मिल गया आपके। अगर आपका क्या वो प्रश्न सही हुआ, अगर प्रश्न सही हुआ तो आपको सकारात्मक पुनर्बलन मिला, ठीक है, और फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाओगे। अगर सही नहीं हुआ तो वहीं पे इस तरीके से, तो ये क्या है, सारा का सारा किसके ऊपर आधारित है? अभिकर्मित अनुदेशन क्रिया प्रसूत के सिद्धांत के ऊपर ही आधारित है, प्रोग्राम लर्निंग। अब देखिए दोस्तों, प्रोग्राम लर्निंग की बात करें तो ये जैसे एक तो रेखीय होता है, एक साखित होता है, इस तरीके से ये प्रोग्राम लर्निंग है। तो इसका जब टॉपिक होगा अलग से तभी ये डिटेल सारा सब कुछ बताएंगे आपको, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए प्रोग्राम लर्निंग होती क्या है। ऑटो लर्निंग बोला जा सकता है इसको, स्व अधिगम, इंटरनेट के माध्यम से करते हो, कोई वेबसाइट के माध्यम से करते हो, या कोई प्रोग्राम्ड सॉफ्टवेयर के माध्यम से करते हो, ऑनलाइन टेस्ट देते हो, मॉक टेस्ट वगैरह, वो सारे के सारे क्या हैं? अभिकर्मित प्रोग्राम लर्निंग ही है, अभिकर्मित अनुदेशन बेस्ड लर्निंग ही है, ठीक है। और जो कि कौन से अधिगम के कौन से सिद्धांत के ऊपर आधारित है?
क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। तो याद रखना दोस्तों। और इसका अभिकर्मित अनुदेशन का जो जनक है, जनक की बात करें, वो भी क्या है आपका बीएफ स्किनर ही है। ठीक है, बीएफ का फुल फॉर्म मैंने बता दिया आप लोगों को, क्या है, ब्रूनस फ्रेडरिक स्किनर ही है। ठीक है, अगर बात करें फिफ्थ की, सकारात्मक पुनर्बलन पर बल। अब ध्यान देना दोस्तों, क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत है ये सकारात्मक पुनर्बलन पर बल देता है। क्यों देता है? और या फिर बोल सकते हैं सकारात्मक पुनर्बलन क्रिया प्रसूत जो अनुक्रिया होती है उसके अनुबंधन में महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर कोई इंसान कोई अनुक्रिया कर रहा है, वांछित अनुक्रिया की, और सकारात्मक पुनर्बलन मिला उसको, तो वो क्रिया बार बार रिपीट होगी, पुनरावृत्ति होगी, और बाद में अंत में उसमें अनुबंधन हो जाएगा, जो कि मैंने स्टेप बताए थे आपको पहले इस तरीके से। क्योंकि अनुक्रिया का क्या हो जाएगा, सामान्यीकरण होता है सकारात्मक पुनर्बलन के द्वारा। बात करें नकारात्मक में क्या होगा, मान लो किसी ने वांछित अनुक्रिया की और नकारात्मक पुनर्बलन मिल गया, तो वो क्या, वहीं पे वो अनुक्रिया दब जाएगी, इस तरीके से। तो ये चीजें हैं। आंशिक अनुक्रिया की आंशिक पुनर्बलन पर बल दिया, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। बीएफ स्किनर ने पुनर्बलन में भी कौन सा, एक तो सतत पुनर्बलन होता है, एक आंशिक पुनर्बलन, एक तो कंटिन्यूअस होता है और एक पार्शियल रेनफोर्समेंट होता है। तो इन्होंने जो महत्वपूर्ण माना कंडीशनिंग के लिए क्रिया प्रसूत में, या जिसे ऑपरेंट कंडीशनिंग बोला जाता है इसको, तो ध्यान देना आंशिक पुनर्बलन को महत्वपूर्ण माना। ठीक है, ये याद रखना। एक बात और याद रखना, रेडियो, टीवी, कैमरा आदि इसको चलाना, ठीक है, इनको चलाना क्या है, ठीक है, कोई भी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट को चलाना क्या है, कौन सी सिद्धांत के ऊपर है, क्रिया प्रसूत के सिद्धांत के ऊपर ये आधारित है। जैसे आप नया कैमरा लेके आए और आपको फोटो नहीं खींचना आ रहा है, और आपने किसी की फोटो क्लिक की, जिस एंगल से, जिस तरीके से आपने अच्छी सी ऐसे करके फोटो क्लिक की और उसकी बहुत अच्छी पोज आ गई, ठीक है, और अच्छी फोटो आने के बाद में वो क्या है, उसको पॉजिटिव, दूसरों ने क्या बहुत एप्रिसिएशन किया उसका, मतलब अच्छा बोला उसको, तो उसको अच्छा लगा, तो कुल मिला के उसने क्या, मल्टीपल बहुत सारी फोटो गंदी वंदी खींच ली और एक अच्छी फोटो आई जिस एंगल से सबने अच्छा बोला, तो वो क्या हुआ, पुनर्बलन मिला, उसकी रिपीटेशन होगी और लास्ट में कंडीशनिंग हो जाएगी, वो सीख जाएगा। दैट्स इट। तो ये चीजें, तो रेडियो को चलाना, टीवी, कैमरा आदि, ये भी इसी के ऊपर है, क्रिया प्रसूत के सिद्धांत के ऊपर। आई होप शिक्षा में उपयोगिता आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर इसकी दोषों की बात करें, दोष, तो ध्यान देना इस सिद्धांत के जो दोष हैं दोस्तों, ये सिद्धांत यांत्रिक है, मैकेनिकल है, यांत्रिक। देखिए दोस्तों, क्रिया प्रसूत की दोषों की चर्चा चल रही थी, तो इसमें दोष की अगर बात करें तो ये जो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है ये यांत्रिकता पर ज्यादा बल देता है। ठीक है, किस पर बल देता है, यांत्रिकता पर ज्यादा बल देता है, मतलब फिजिकल एफर्ट्स पर ज्यादा बल देता है, जिस मतलब जो विजिबल एक्टिविटीज के ऊपर ज्यादा बल देता है। तो इसीलिए ये क्या है, इसका क्या एक तरीके से दोष भी है। इसके कारण से मनुष्य के मन में छुपी हुई जो गहराई की बातें होती है उसके बारे में हम इस सिद्धांत के माध्यम से हम जान नहीं पाते हैं। तो गहराई की बातें, ठीक है, अधिगमकर्ता के मन के अंदर जो गहराई की बातें होती है उनको हम जान नहीं पाते हैं। तो ये भी इसका दोष हो गया एक तरीके से। और भी देखा जाए तो ये जो सिद्धांत है ये जो है कुल मिला के बात कर सकते हैं कि जो क्रिएटिविटी होती है, तो क्रिएटिविटी है अधिगमकर्ता की, उसके बारे में ये सिद्धांत चर्चा नहीं करता। तो कुल मिला के ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, मैंने बताया ना, ये व्यवहार के ऊपर है। तो इसका सारा का सारा बल किसके ऊपर है, यांत्रिकता के ऊपर है। ठीक है,
तो यांत्रिकता के ऊपर है, तो जो इनसाइड जो चीजें हैं उनको ये टच नहीं कर पाता है। तो इनसाइड जो अधिगम करता है, लर्नर की इनसाइड जो चीजें हैं वो कौन सी हैं, अंदर की बातें जो गहराई में छुपी हुई है उनको नहीं जान पाते, ठीक है, क्रिएटिविटी वगैरह इनके बारे में। ये सिद्धांत आनुवांशिकता की भी उपेक्षा करता है, ठीक है, जो गुणधर्म जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं बच्चे के अंदर या दिगंबकर्ता के अंदर, उसके बारे में भी ये सिद्धांत जान पाने में क्या होता है, असमर्थ होता है। तो देखिए दोस्तों, आपको मैंने इसकी उपयोगिता शिक्षा में और इसके जो दोष हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखिए दोस्तों, इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है, तो वो कौन कौन से अन्य नाम हैं जिनके द्वारा इसी सिद्धांत को जाना जाता है, तो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो देखिएगा, अब देखिए दोस्तों, इसी क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है, ठीक है, रेस्पॉन्स, ठीक है, ऑपरेंट जो कंडीशनिंग है, इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। वो कौन कौन से नाम है, तो ध्यान देना, डायरेक्टली कोई जरूरी नहीं है कि क्रिया प्रसूत के नाम से ही आपको एग्जाम में पूछा जाए, ये भी नाम दे सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो इनको भी आपको याद रखना जरूरी है। तो ध्यान देना, इसको बोला जाता है आरएस अनुबंधन। तो ध्यान देना दोस्तों, मैंने बताया ना कि ये क्या क्रिया के ऊपर बल देता है, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया के ऊपर बल देता है। तो ये क्या है, आर का मतलब हो गया रेस्पॉन्स, अनुक्रिया, और एस का मतलब हो गया स्टिमुलस, उद्दीपक। अब ध्यान देना, अनुक्रिया कोई भी रिक्वायर्ड, मैंने बताया ना, वांछित कोई अनुक्रिया होती है, उसके बाद में दिया जाता है क्या, बाद में क्या दिया जाता है, उसको उस वांछित क्रिया के परिणाम स्वरूप क्या दिया जाता है, परिणाम स्वरूप दिया जाता है रेनफोर्समेंट, या जिसको बोल सकते हैं उद्दीपक पुनर्बलन दिया जाता है। तो स्टिमुलस रेस्पॉन्स दिया जाता है, तो उसी को बोला जाता है आरएस, ठीक है। तो आर और एस अनुक्रिया के फलस्वरूप जो परिणाम प्राप्त होता है उसको एस बोला जाता है, जिसको स्टिमुलेटेड रेनफोर्समेंट या रिजल्ट कहा जाता है, ये एस है ये, ठीक है। इनके मध्य क्या अनुबंधन होता है, कंडीशनिंग होती है, तो इसीलिए इसको आर एस अनुबंधन। सेकंड है आर टाइप अनुबंधन, यही है रेस्पॉन्स टाइप कंडीशनिंग। आर आर अनुबंधन, आर का मतलब हो गया रेस्पॉन्स रेनफोर्समेंट, मतलब रेस्पॉन्स का मतलब क्या हो गया, अनुक्रिया, रेनफोर्समेंट का मतलब हो गया पुनर्बलन, और अनुबंधन कंडीशनिंग होगी। फोर्थ की बात करें, नैमित्तिक अनुबंधन, इस नाम से भी आपको पूछ सकता है। फिफ्थ है कार्यात्मक प्रतिबद्धता, ठीक है, कार्यात्मक फंक्शनल जो प्रतिबद्धता होती है, रेडीनेस, वो इसको इसी नाम से भी जाना जाता है। सिक्स्थ है साधनात्मक अनुबंधन, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बोला जाता है इसको, साधनात्मक। साधनात्मक ही है, अनुक्रिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये इंस्ट्रूमेंटल हो गया, साधनात्मक अनुबंधन हो गया। सेवंथ है संभावित अनुबंधन। अब संभावित अनुबंधन क्या है कि भाई अगर वांछित अनुक्रिया होगी तो अनुबंधन हो जाएगा, नहीं हुई तो नहीं होगा, तो संभावित अनुबंधन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये नेम्स हैं इसी सिद्धांत के, ठीक है। अब ध्यान देना दोस्तों, क्रिया प्रसूत सिद्धांत के अंदर कौन कौन सी मुख्य क्रियाएं हैं जो इस प्रयोग के द्वारा, जैसे बीएफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था, प्रयोग किया था किसके ऊपर, चूहे और कबूतर के ऊपर। तो जब एक्सपेरिमेंट किया था तो उस दौरान कौन कौन सी क्रियाएं की थी, ठीक है। तो वो भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कौन सी शब्दावली का संबंध इस मान लो इस सिद्धांत से है। तो देखिएगा, अब ध्यान देना दोस्तों, इस प्रयोग के दौरान ये प्रमुख क्रियाएं हुई थी, और कौन कौन सी है। फर्स्ट, संचयी रिकॉर्डिंग। तो कॉम्युलेटिव रिकॉर्डिंग की बात करें तो कॉम्युलेटिव रिकॉर्डिंग की थी इन्होंने, रिकॉर्डिंग जो दस्तावेज है वो रखे गए थे इस प्रयोग के, तो संचयी रिकॉर्डिंग थी। वंचन मैंने पहले बता दिया कि जब तक वांछित अनुक्रिया नहीं होती तब तक पुनर्बलन को रोके रखा जाता था। थर्ड की बात करें, इसमें मैगजीन प्रशिक्षण भी था, चूहे के ऊपर मैगजीन प्रशिक्षण भी किया गया था, ठीक है। फोर्थ की बात करें, पुनर्बलन अनुसूची,
का प्रयोग किया गया था। पुनर्बलन मैंने बता ही दिया आपको, पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है देखा जाए तो। पुनर्बलन सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक क्या, जो क्रिया की दर को बढ़ा दे, नकारात्मक मंद कर दे, दैट्स इट, यही तो है। तो ध्यान देना, ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। इसमें जैसे प्रशंसा, ठीक है, प्रशंसा होगी, और जैसे पुरस्कार आदि, ये भी क्या, ये भी नकारात्मक क्या, जैसे कोई आलोचना, आलोचना होगी, या फिर नजरअंदाज करना, ये सारी की सारी क्या है, नकारात्मक पुनर्बलन है। सकारात्मक प्रशंसा, पुरस्कार वगैरह, कोई भी रुपए पैसे देना, शाबाशी देना, ये क्या है, सारी की सारी सकारात्मक पुनर्बलन में आते हैं। ठीक है, अब अनुसूची, पुनर्बलन अनुसूची की बात करें तो पुनर्बलन अनुसूची में इन्होंने क्या किया, दो प्रकार के पुनर्बलन के बारे में बताए। एक तो सतत पुनर्बलन, एक होता है आंशिक। ठीक है, एक तो सतत पुनर्बलन, एक आंशिक पुनर्बलन। अब ध्यान देना, सतत पुनर्बलन क्या, कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट कहा जाता है। ऐसा पुनर्बलन जो प्रयोग के दौरान रेगुलर दिया जा रहा है, तो वो क्या, सतत हो गया। और आंशिक का मतलब क्या है, पार्शियल रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो आंशिक पुनर्बलन को भी इन्होंने क्या, अलग तरीके से बांट दिया इसको भी। अगर देखा जाए आंशिक में, तो एक आनुपातिक पुनर्बलन और एक होता है अंतरालिक, अंतरालिक पुनर्बलन। ठीक है, अंतरालिक। अब ध्यान देना दोस्तों, आनुपातिक का मतलब क्या होता है, क्रियाओं के अनुपात के ऊपर पुनर्बलन दिया जाए, निश्चित क्रियाओं के अनुपात पर। जैसे 5 क्रिया होगी, पुनर्बलन दे दिया, फिर 5 क्रिया होगी, पुनर्बलन दे दिया, इस तरीके से। ऐसे अंतराल, समय अंतराल, एक निश्चित समय अंतराल के बाद में भी पुनर्बलन दिया जाए तो अंतरालिक पुनर्बलन। अब इनको भी अलग अलग बांटा गया था कि एक को, जैसे इन दोनों को ही अगर बात किया जाए तो, एक तो होता है जैसे निश्चित और एक परिवर्ती। ठीक है, निश्चित और परिवर्ती। निश्चित आनुपातिक पुनर्बलन, निश्चित आंतरालिक परिवर्तन, परिवर्तिक आनुपातिक परिवर्तन, परिवर्तिक आंतरालिक परिवर्तन। इस तरीके से इनको, इन दोनों को भी दो दो भागों में बांटा गया। दो कौन सी, ये वाले दो, और इसको भी दो में बांटा गया, ये वाले दो। ठीक है, तो इस तरीके से पुनर्बलन अनुसूची का प्रयोग किया था। और सबसे ज्यादा इन्होंने बताया कि जो आंशिक पुनर्बलन होता है वो क्रिया प्रसूत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, अर्थात अनुबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर इसमें भी देखा जाए तो कौन सा है, निश्चित है या परिवर्तित है। निश्चित होगा तो क्या भाई, पता ही चल जाएगा कि निश्चित अंतराल के बाद में हो रहा है, तो उसमें एक्टिवनेस नहीं रहेगी। लेकिन निश्चित अनुपातिक भी होगा तो एक्टिवनेस नहीं। तो परिवर्तीय, परिवर्तीय जो होता है वो ज्यादा क्या इफेक्टिव होता है। तो आपको ये तो याद रखना ही है कि आंशिक जो पुनर्बलन है ये क्रिया प्रसूत के अंदर क्या बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, यही। ठीक है, शेपिंग, शेपिंग मैंने बता दिया, आकृतिकरण, कंडीशनिंग को ही बोला जाता है। और शाब्दिक व्यवहार, इसमें शाब्दिक व्यवहार भी किया गया था। तो आई होप ये सारा का सारा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।